नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले महादेव ऐप का मामला सियासी तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि महादेव ऐप ईडी की रडार पर है और बताया जा रहा है कि ईडी के हाथ एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगा है जिससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि ईडी का आरोप है कि इसी सट्टा ऐप वाले पैसे के जरिए छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव साधने की कोशिश होने वाली थी। हालांकि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि जिससे कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया जा सके। लेकिन वहीं बात करें दूसरी ओर, महादेव ऐप के ऑनर ने वीडियो जारी कर कहा कि इस कारोबार को चलाने के लिए हमने छत्तीसगढ़ सरकार को पैसे दिए हैं और मैं दुबई से इंडिया आना चाहता हूं ताकि अपना कारोबार फिर से चला सकूं। वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस भ्रष्टाचार के सिवा प्रदेशवासियों को कुछ भी नहीं दिया। जनता के पैसों से कांग्रेस सिर्फ अपनी तिजोरी भर रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी इस चुनाव में हार रही है और उसके जीतने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, इसलिए बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है। झूठे मामलों में फंसाकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाना चाहती है। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो भी मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए। लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है, आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। सर अभी शुभम सोनी जो अपने आप को महादेव सट्टा ऐप का मालिक बता रहा है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लगातार वो भूपेश बघेल का नाम ले रहे हैं और उसी पे कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाहर लेकर आया गया है। और भारतीय जनता पार्टी को शुभम सोनी से क्या लेना देना। और ये जो वीडियो वायरल होने के पहले ही 508 करोड़ रुपया ईडी ने प्रमाणित किया है और उसके अंदर में 5 करोड़ 39 लाख रुपया, जिसका घर 5 लाख का नहीं, उसके घर से प्राप्त किया है, तो ये प्रमाणित है। और शुभम सोनी ने इसी की पुष्टि की है कि मैं इसका मालिक था और जो है ये मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था, उन्होंने संरक्षण दिया, उन्होंने मेरे को हिम्मत बढ़ाई, जिससे ये ईडी फला फूला। और ये ईडी जो है ये उनके गृह जिले की उपज है, वहीं की उसकी पैदाइशी है। अगर ये चाहते तो जो है अपनी सरकार का, अपने प्रभाव को उपयोग करके इसको उसी समय क्रैश कर सकते थे। लेकिन जब ये देश भर के अंदर में इसको फैलाया इन्होंने, इस कारोबार को, जहां से अर्थ प्राप्त हो रहा था। एक राह चलते हुए आदमी जो सटोरिया भी अपने आप को बता रहा है, उसने कुछ भी आरोप लगा दिया, उसको मान लिया जाएगा। मुख्यमंत्री 2/3 बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर में कोई भी सड़क चलते आदमी कुछ भी आरोप लगा देगा। शुभम सोनी की क्या विश्वसनीयता है? दूसरी बात, उस वीडियो को जारी किसने किया है?
उस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी हुआ है। तो शुभम सोनी भारतीय जनता पार्टी का मोहरा है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की अनर्गल वीडियो को प्रचारित कर रही है। ये छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर ढंग से समझ रही है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जो महादेव ऐप का जो इन्होंने प्रोपोगंडा किया, पूरी तरीके से फुस्सी बम साबित हुआ। भाई, जिस प्रकार से ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है किसी को बदनाम करने के लिए, तो निर्वाचन आयोग को समय ही उसमें संज्ञान लेना चाहिए। वीडियो का जो टाइमिंग है उस पर भी कुछ सवाल उठाएंगे? भाई, वीडियो जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करती ईडी और वीडियो जारी करती बीजेपी, तो ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। ममता साहू जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, अनुभव शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। ममता जी, आप ही के पास आएंगे पहले। ममता जी, जिस प्रकार से जो महादेव सट्टा ऐप को लेकर एक बड़ा हंगामा चल रहा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन लगातार कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी साजिश कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं, बदनाम करने की कोशिश है। कांग्रेस को पता है कि वो हार रही है और हारने के पहले ही बहाना तैयार कर लिए हैं ईडी का, जबकि ईडी ने असीम दास को गिरफ्तार किया, उनसे 5.30 करोड़ की राशि जब्त की। कांग्रेस बताए ना जब्त की कि नहीं, बरामद हुआ कि नहीं, या जो उनका वॉइस मैसेज कि वो भूपेश बघेल को चुनावी खर्च के लिए पैसा देने के लिए कहा गया, क्या ये झूठ है? स्पष्ट जब ईडी ने 4 आरोपियों को पकड़ा, 450 करोड़ जब्त किए, छत्तीसगढ़ में अन्य जगह के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ फ्रीज किए, क्या ये गलत है? एक बार बोल दे कि ये गलत है। तो जब आप हार रहे हो तो हार के पहले ही बहाना तैयार करके बैठे हैं कि ईडी का रोना रो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही कह रही है कि इस महादेव ऐप को कांग्रेस सरकार का समर्थन प्राप्त है। ये अभी नहीं बोल रही है, चुनाव के समय, चुनाव के पहले से कहा जा रहा है। ये सरकार क्यों जांच नहीं किया? ये चाहते तो केंद्र में कंप्लेंट कर सकते थे, आईटी एक्ट की सेक्शन 69A के तहत कंप्लेंट करते, परंतु इन्होंने कंप्लेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनको कांग्रेस का पूरा समर्थन है और संरक्षण है, और कांग्रेस का जो तिजोरी है ये महादेव ऐप से भर रहा है। बिल्कुल, अनुभव शुक्ला जी आप ही के पास आएंगे, जवाब लेंगे। जिस प्रकार से देखा जाए कि बीजेपी कह रही जो महादेव सट्टा ऐप है वो कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा था और सपोर्ट था कांग्रेस का, लेकिन आप इसको लगातार नकार रहे हैं। आपने ममता साहू जी को भी सुना भी। जी, मैं सर्वप्रथम तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता जी, नमस्कार। ममता जी की बातें बहुत स्पष्ट तरीके से मुझ तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन एक शब्द मैं शुक्ला जी की आवाज नहीं आ रही है जी। थोड़ा सा उनकी जानकारी में विनम्रता से इजाफा करना चाहूंगा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार 3 प्रकार से अधिकार केंद्र और राज्यों में बांटे गए हैं। जो 7th शेड्यूल है, जिसमें स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंस लिस्ट होता है। ये अधिकार की कौन सा ऐप चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, आईसीटी से संबंधित सारे अधिकार, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी से संबंधित कोई भी कानून और प्रक्रिया करनी है तो इससे केंद्र सरकार का अधिकार होता है। आईटी एक्ट भी केंद्र सरकार का निकाला हुआ है 2006। तो अगर क्या कहते हैं, अपने महादेव ऐप को बंद करने की बात है, तो हमारी सरकार ने निरंतर प्रेस के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखित लेटर के माध्यम से केंद्र की सरकार से कई बार ये निवेदन किया कि इस ऐप को बंद करना है। सरकार ने ऐप को बंद तक नहीं किया, अभी एक दिन पहले बंद किया। जब ये 150 ऐप चाइना के एक दिन कर सकते हैं, तो इनको ये ऐप बंद करने में क्या तकलीफ है? जाहिर है कि कोई ना कोई साठगांठ है, जिसका उदाहरण ये है
कि अभी कुछ दिन पहले, जो 2 दिन पहले CG12AR 6300 नाम से नंबर की काली इनोवा पकड़ाई थी, जिसमें पैसे रख के ईडी ने। बिल्कुल अनुभव शुक्ला जी आएंगे आपके पास, अनुभव शुक्ला जी आपके पास आएंगे, पूरा जवाब लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। अनुभव शुक्ला जी बात पूरी करिए अपनी। मैं आपको बता रहा था जी। कि जो अभी 2 दिन पहले जी गाड़ी पकड़ाई है, CG12AR 6300 नंबर की काले कलर की इनोवा गाड़ी है टोयोटा की, जिसपे उन्होंने पैसे रख के फोटो जारी करी है। ये जो गाड़ी है, ये बृजमोहन अग्रवाल जी की कंपनी सनफ्लावर बिल्डर जो बिलासपुर में रजिस्टर्ड है, उस पे अमर अग्रवाल जी के भाई हैं, ये उनके नाम से रजिस्टर्ड है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि ये गाड़ी हमने 6 महीने पहले बेच दी। चलिए ठीक है। अब ये जो वीडियो है सोनी जी का जो जारी हुआ, जो अभी आप चलाए थे, ये कौन सी पार्टी ने जारी किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया। इनके पास कैसे पहुंच गया? केंद्र की सरकार के पास नहीं पहुंचता, ईडी के पास नहीं पहुंचता, जो भी अधिकारी हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनके पास ये वीडियो नहीं पहुंचता, भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचता है। चलो ठीक है। जो ड्राइवर आएंगे ममता जी आएंगे भी, जो ड्राइवर जिसको कुरियर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसकी रमन सिंह के साथ हो, चाहे प्रेम प्रकाश पांडे जी के साथ हो, इन सब के साथ उसकी साठगांठ से कार्रवाई है। अब ये किस पार्टी से संबंधित है? भारतीय जनता पार्टी से। तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये जो महादेव ऐप चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का यहाँ प्रांत की पार्टी के साथ साठगांठ करके ना चल रहा हो। जहां तक हमारी बात है, हमारी सरकार ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया। हमारी सरकार ने लगभग 72 के करीब केसेस दर्ज किए, लगभग 450 गिरफ्तारियां की हैं इस मामले से संबंधित। लगभग 200 लैपटॉप, 8.5 मोबाइल, 200 से अधिक ATM कार्ड, 1.5 करोड़ से अधिक के एसेट, लगभग 40 लाख कैश में और 16 करोड़ बैंक अकाउंट में हमारी सरकार ने फ्रोज किए। उसके बाद यहाँ से हमारी सरकार जो है पुलिस को भेजती है नोएडा। तो वहाँ नोएडा की डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जब यहाँ से हमारी पुलिस जाती है, तो वहाँ यूपी की पुलिस हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस पे आरोप लगाती है कि वो अपहरण का मामला दर्ज करने का प्रयास करती है हमारी सरकार के खिलाफ। उसके बाद दोबारा जब जाने का प्रयास करती है, जब पता चलता है कि कुछ संदिग्ध और है, तो जब उनको मालूम पड़ता है कि छत्तीसगढ़ से फिर से अगर पुलिस आ रही है, तो उसके पहुंचने के 2 दिन पहले जुआ एक्ट में उनको अंदर कर देती है, ताकि दोबारा उनकी गिरफ्तारी ना हो सके। और जब पुलिस वापस आती है, तो उसकी 2 दिन बाद जमानत से रिहाई कर दी जाती है। बिल्कुल आएंगे अनुभव शुक्ला जी, आएंगे अनुभव शुक्ला जी, ममता जी से जवाब लेंगे आपकी बात का, लेकिन उससे पहले आनंद त्रिपाठी जी का रुख करते हैं। त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से देखा जाए, बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया महादेव सट्टाएब को लेकर। उनका कहना है कि ये महादेव सट्टाएब के मालिक हैं और वो कबूल रहे हैं कि वो भूपेश बघेल के संपर्क में थे। लेकिन आज जो इस मामला पूरा चल रहा है लगातार, कांग्रेस का कहना है कि क्या गारंटी है कि ये वही मालिक हैं? हो सकता है कोई सटोरिया हो जिसको उठा के कर दिए। और पहली बात तो ये जो ईडी है वो कार्रवाई को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, जो चीज़ें जुटा रही हैं, सबूत जुटा रही हैं। जो वीडियो है वो बीजेपी जारी करती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? मैं इस पूरे मामले को राजनीतिक तरीके से देख रहा हूँ जी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस वक्त चुनाव चल रहा है जी। तो सभी पार्टियां अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए येन केन प्रकारेण लाभ लेने की कोशिश में है। उसी का एक परिणाम ये हो सकता है। देखिए, ये ठीक बात है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है छत्तीसगढ़ में इससे जुड़े हुई जी। लेकिन वो अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। वो अभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उस जांच के दायरे में रहकर के आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। भाजपा अपने पक्ष में आरोप लगा रही है मुख्यमंत्री के ऊपर, और मुख्यमंत्री उसको उसी तरीके से, राजनीतिक तरीके से ही जवाब दे रहे हैं जी। मूल बात यह है कि जो ईडी जो काम कर रही है वो जांच किस स्तर पर है, इस पर बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि एक मिस्टर सोनी आ गए, उनका वीडियो आता है और वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के टच में हूं जी। अब देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव के समय इस तरह की चीजें अगर एक बार को हम मान ले, सत्य भी हो, तो उस पर विश्वास थोड़ा कम हो जाता है जी।
ये नहीं मैं कह रहा हूं कि सोनी जो कह रहे हैं वो एकदम गलत है या सोनी दूध के धुले हैं, ये दोनों बातें मैं नहीं कह रहा हूं, है। लेकिन चुनाव के समय में ठीक है, वोटिंग से कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले जिस तरीके से चीजें आती हैं, और वो बाकायदे उस वीडियो में सब कुछ दिखाते हैं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और सब कुछ बातें वो साफ ये बताना चाहते हैं कि वो एक जेन्युइन व्यक्ति हैं, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि उनकी बात पर पूरा छत्तीसगढ़ के लोग विश्वास कर लें। हाँ, ये जरूर है कि भाजपा को इस बात का जरूर फायदा मिलेगा कि भूपेश बघेल कांग्रेस में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उनकी क्रेडिबिलिटी पर फर्क पड़ेगा कुछ ऐसे वोटर्स का जो फ्लोटिंग होते हैं, जो अभी तक तय नहीं कर पाए होते हैं चुनाव के दिन के पहले तक कि क्या स्थिति होती है उनकी। ऐसे वोटर्स के मन में एक संदेह डालने का प्रयास भी हो सकता है। ये मैं आज की डेट में मैं बिल्कुल इस स्थिति में नहीं हूं कहने को कि सच्चाई क्या है कि जो सोनी कह रहे हैं वो सब कुछ सच है या वो उनसे कहलवाया गया है। लेकिन ईडी किस स्तर पर जांच कर रही है, आईटी मिनिस्टर चंद्रशेखर साहब ये कहते हैं कि भूपेश बघेल सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां थी, वो इस ऐप पर प्रतिबंध लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रतिबंध नहीं लगाया, बाकी सब कुछ करके दिखाने का प्रयास करते रहे कि वो इस ऐप के साथ जुड़े नहीं है, बल्कि वो इस लूट के खिलाफ है। लेकिन उन्होंने इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया। ये आईटी मिनिस्टर ने स्पष्ट कहा है कि उनके पास, राज्य सरकार के पास इस तरह की शक्तियां थी कि वो बैन लगाया जा सकता था। और ऐप की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हम लोगों की बात का मुद्दा नहीं है क्योंकि इस तरह के बहुत सारे ऐप चल रहे हैं देश में जो कि गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब वो राज्य सरकारें भी आंख मूंदी हुई हैं, केंद्र सरकारें भी आंख मूंदी हुई हैं, उसी का फायदा महादेव ऐप ने भी उठाया। अब ये बात जरूर है कि महादेव ऐप बहुत पैसा कमा लिया इस ऐप के जरिए, सट्टेबाजी करके लोगों के पैसे को लूटा है इस एप्लीकेशंस के जरिए। उसके प्रमोटर ये भी बात तय है कि रायपुर से हैं, वो दुबई में रहते हैं। अब बीजेपी एक पार्टी के तौर पर ये स्टैब्लिश करना चाहती है कि बगैर सरकार के संरक्षण के वो ये लूट छत्तीसगढ़ में आराम से नहीं कर सकते थे, ये स्टैब्लिश करना चाहती है। अब कांग्रेस पार्टी जो कि सत्ता में है उसके सामने ये चुनौती है कि वो भी विपक्षी पार्टी के इस आरोप को किस तरीके से नकारे सबूतों के साथ। ये अब उनके ऊपर, अब जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सरकार के ऊपर पहुंच गया। विपक्ष तो आरोप लगाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उसका लाभ, इस वीडियो का लाभ लेने की कोशिश विपक्ष करेगा, भाजपा सहित सभी विपक्ष के लोग जो भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस के सामने समस्या ये है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के सामने समस्या ये है कि वो इससे अपने को मिस्टर क्लीन की स्थिति बताने की जो वो प्रयास कर रहे हैं उसमें वो कितना सफल होते हैं, किस तरीके से प्रूव करते हैं, अब ये देखने की बात है। क्योंकि चुनाव के ठीक पहले ऐसी बात आई है, इसलिए कांग्रेस में भी अफरा तफरी मची हुई है, ये स्पष्ट है। जी बिल्कुल ममता जी, जो अनुभव जी ने कहा है उसका जवाब लेंगे, लेकिन थोड़ा सा सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने कहा कि जो वीडियो है वो बीजेपी जारी कर रही है, लेकिन जो प्रेस नोट है ईडी जारी कर रही है, क्या ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ईडी है? देखिए जी, इनका क्या कहना है कि वीडियो कौन जारी कर रहा है, आपको वीडियो से क्या मतलब, वीडियो कौन जारी कर रहा है उससे क्या मतलब। वीडियो चाहे पब्लिक जारी करे, बीजेपी करे, ईडी करे, जो चीज आ रहा है उसको आप बताओ ना कि वो सच है कि झूठ है। भाई हमको सूचना कहाँ से मिल रही है? नहीं, देखिए ममता जी, सूचना ममता जी, जी आपकी बात मानते हैं कि कोई भी जारी करे ठीक है, लेकिन क्या बीजेपी ईडी आईटी का काम कर रही है? जो वीडियो बीजेपी के पास आ जाता है और ईडी के पास नहीं पहुंचता, ऐसा क्यों? ईडी जो है अपना काम कर रही है, अपना काम कर रही है। हाँ, काम कर रही, ठीक है, सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन जो वीडियो बीजेपी के पास आ जाता है ईडी के पास नहीं पहुंचता, ऐसा क्यों? देखिए ईडी कांग्रेस के पास भी आया होगा, लेकिन वो अपने खिलाफ थोड़ी जारी करेंगे। तो ईडी ने बताया क्यों नहीं? ईडी तो नहीं बताया कि वीडियो आ गया उनके पास। वो बात का विषय ये नहीं है विषय कि वीडियो कहां से आया। आप जब किसी अपराध की जांच करने जाते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि सूचना कौन दिया ये बताए, अपराध क्या है क्या नहीं है इसे बताना जरूरी है, समझती हूँ मैं। और आपका वीडियो जो है आप बताइए ना, महादेव आपके ऑनर ने
वीडियो जारी करके कहा है कि कारोबार को चलाने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार को पैसा दिया है, और इस तरह युवाओं को सट्टे और जुए की लत कांग्रेस की सरकार ने लगाया है और कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरी है। ये कंफर्म हो गया कि जो देखिए ममता जी अभी तो जांच चल रही होगी ना। शुभम सोनी कंफर्म हो गया कि वही है, मालिक ही है उसके। ईडी ने कंफर्म कर दिया कि वही है मालिक। ईडी ने कंफर्म किया। ईडी ने जो कहा कि जो आप ये बताइए, कांग्रेस एक सवाल का जवाब दे कि असीम दास के बरामद हुआ कि नहीं पैसा? क्या 2 नवंबर को? चलिए ममता जी आएंगे भी जवाब लेंगे अनुभव शुक्ला से। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मेहमानों का रुख करते हैं। ममता जी कुछ कांग्रेस से सवाल कर रहे थे आप। जी, मैंने कहा जी ईडी ने अपनी जांच में खुलासा किया और ये कहा कि जो कांग्रेस सरकार है उसका साइड बिजनेस बेटिंग था। छत्तीसगढ़ के विकास को बेटिंग पे ये कांग्रेस सरकार ने लगा दी। क्या सच है कि नहीं है ये बताइए। 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल तक पहुंचे हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग है। इनके ऑनर ने कहा रहा है कि कारोबार चलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को पैसा दिया जा रहा है। असीम दास की गिरफ्तारी हुई है 2 नवंबर को होटल ट्राइटन में। ये सच है कि नहीं, ये सब बता दें। अनुभव शुक्ला जी बातें मुझ तक बहुत स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। मैं कुछ बातें ही समझ पा रहा हूँ जी। उसके अनुसार मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ और अपनी बात रखने का भी प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो ये कह रही थी कि बीजेपी ने जारी किया तो क्या दिक्कत है। मैं बताना चाहूंगा दिक्कत ये है कि भारत का जो संविधान है उसका जो 14 नंबर का आर्टिकल है वो कहता है देयर शैल बी रूल ऑफ लॉ। कानून का राज होगा, राजा का कानून नहीं होगा। कानून का राज होगा, कानून राजा होगा। कानून क्या कहता है कि कोई भी प्रक्रिया ऐसे अगर आपको कोई अपराधी मिल जाए तो आप सड़क पे सजा दे दीजिए। पुलिस में ले जाने की क्या जरूरत है, कोर्ट में ले जाने की क्या जरूरत है। पॉलिटिकल माता जी सुन लीजिए अब कोई आपको कोर्ट में ले जाने की क्या जरूरत है, जज की क्या जरूरत है। घर में बैठे बैठे नियम कायदे बना के अपन को जिसको जो करना है कर लीजिए। इससे तो एनआरकी फैलेगी। ये बहुत ही बेबुनियादी बात है और कोई तर्क नहीं है आपकी बातों में। मैं आपको बताता हूं कि ईडी केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ईडी-सीआई रिपोर्ट कहती है कि रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है। अगर आप बात सही कह रही हैं तो जूलियो रिबेरो जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोर्ट जो है, ये तीनों के तीनों ऐसे और भी लोग हैं। मैं 3 उदाहरण दे रहा हूँ। ये क्यों कहते हैं कि सीबीआई और ईडी को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है ये कि सीबीआई एक बंधा हुआ तोता है, पिंजरे में बंधा हुआ तोता जो अपने मालिक की भाषा कहता है। क्यों कहता है सुप्रीम कोर्ट ऐसा? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का स्पेशल कोर्ट ऐसा क्यों कहता है कि ईडी जो है डराने का हथियार है, विरोधियों को टारगेट करने का हथियार है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताता हूं आपको, साल 2014 से 2022 के बीच में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है 121 प्रमुख नेताओं पे ईडी के केस हुए हैं, जिसमें से 95% विपक्ष के नेता हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? अगर ऐसा सही है, चलिए मान लिया, तो हेमंत बिस्व शर्मा जो आपके पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन पे जो केस रजिस्टर्ड है ईडी में उसमें कार्रवाई क्यों नहीं होती? नारायण राणे जो आपके केंद्र के मंत्री हैं उन पे जो ईडी पे केस रजिस्टर्ड है उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? सुवेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल से आते हैं, आप ही के पार्टी के नेता हैं, उन पे जो ईडी पे केस रजिस्टर्ड है उस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? इससे साफ सिद्ध और जाहिर होता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और इस प्रकार से बुनियादी बातें। अब इसमें अमेंडमेंट कैसे लाए गए हैं, किस तरीके से कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं वो भी बताता हूँ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन लाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा। क्या संशोधन लाए गए हैं मैं आपको बताता हूँ। आरोप के आधार पर आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। दूसरा, जमानत का जो प्रावधान है उसको समाप्त कर दिया गया है। तीसरा, बिना किसी कारण के आपकी निजी संपत्ति को अटैच किया जा सकता है, जिसका उदाहरण है विनोद वर्मा जी। विनोद वर्मा जी के घर जब जाते हैं तो उनके निजी जेवर की रसीद दिखाने के बावजूद उनके जेवरों को जब्त किया जाता है। उनकी बेटी की शादी में जो लिफाफे मिले थे उनको तक जब्त कर लिया जाता है। बिना ECIR नंबर की कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार की बेबुनियाद कार्रवाई आपकी क्या कहते हैं ईडी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि उनका हार का डर है। अगर ये बात सच है तो महाराष्ट्र में अर्जुन खोटकर नामक जो MLA हैं वो ये क्यों कहते हैं पत्रकार वार्ता करते वक्त, ये सबके सामने जाहिर है, आप गूगल करके देख लीजिएगा ममता जी।
वो रोते हुए क्यों कहते हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तारी से और इन्वेस्टिगेशन से डरा रही है, इसलिए मुझे जबरदस्ती विपक्षी दल का साथ देना पड़ रहा है। ऐसा क्यों कहता है कोई नेता टीवी में आके पत्रकारों के सामने? क्योंकि आपकी जो सरकार है केंद्र की, उसको हार का डर है। अगर ऐसी बात है तो आप ये बताइए कि जयपुर में राजस्थान के एक एसीपी अरेस्ट, ईडी ऑफिसर को अरेस्ट करते हैं 15 लाख रुपए के साथ। ईडी अगर दूध की धुली है, का अधिकारियों की बात करें तो 15 लाख के साथ कैसे पकड़ाते हैं? रायपुर की भी कुछ रिपोर्ट आई थी कि किसी एक ईडी अधिकारी के यहाँ चोरी हुई, लेकिन उन्होंने एफआईआर नहीं कराई, क्योंकि कैसे एफआईआर कराते हैं उन चीजों का। दिल्ली में एक ईडी ऑफिसर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर करोड़ों रुपए के साथ पकड़ाते हैं। ये कहाँ से निष्पक्ष हो सकता है? ये कहाँ से इसमें करप्शन नहीं हो सकता? मैं आपको बताता हूँ कि वैभव गहलोत जी पे राजस्थान चुनाव के बीच में कार्रवाई कराई जाती है। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी जो एक प्रमुख जनसंपर्क कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में चला रहे होते हैं, तब उनके यहाँ कार्रवाई होती है। विनोद वर्मा जी जो राजनीतिक सलाहकार हैं भूपेश बघेल जी के, जब चुनाव का वक्त आता है तब उनके यहाँ कार्रवाई होती। अगर आपको इतनी ही कार्रवाई की वो है तो प्रत्यार्पण संधि हमारी दुबई के साथ है। केंद्र सरकार के पास अधिकार है, वो जाए वहां पे जो लोग बैठे हैं दुबई में उनको लेके आ जाए और उनसे कार्रवाई करे, लेकिन वो नहीं करेगी। ईडी, आप एक बात बताइए ममता जी, आप बिल्कुल शांत दिमाग से खुद सोचिए कि अगर आप एक अधिकारी हैं और आपके संज्ञान में कोई गलत कार्रवाई या कोई गलत आपत्तिजनक वारदात होती हुई सामने आती है, तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे कि टीवी पे जाके अनाउंस करेंगे पूरे देश के सामने कि यहाँ पे ये हुआ? इससे साफ सिद्ध होता है कि राजनीतिक मोटिवेटेड है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। चालाकी से आप पूरा सामने प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि ये है, वो है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और छोटा सा नीचे लिख देते हैं ये जांच का विषय है, इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर आपका मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अगर ये जांच का विषय, तो पहले जांच करिए, उसके बाद आके आप बात करिए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इससे इनकी राजनीतिक दाल नहीं गलती। क्यों नहीं गलती राजनीतिक दाल? क्योंकि इनको पता है कि छत्तीसगढ़ की जो फिजा है वो कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, इसलिए इनके जो घुटने हैं वो ढीले होने लगे। और जहां तक इनके दिमाग की बात है तो वो घुटने में है। वो इस बात से साबित होता है कि हमारे जो घोषणाएं हैं, हमने जो हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने घोषणाएं करी थी, उनकी नकल करने का प्रयास इनने किया था। हमने बोला 17.5 लाख मकान देंगे तो इनने 18 कर दिया। हमने 3000 से 3600 तक की बात करी थी तो उसको 3100 कर दिया। हमने 20 क्विंटल की बात करी थी तो 21 कर दिया। हमने सिलेंडर पे 500 सब्सिडी की बात करी तो इनने सिलेंडर की कीमत 500 रख दी। नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है जनाब, ये बात लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं है। ईडी के स्थापना के बाद से लगभग 5,500 केस ईडी में आए हैं, जिसमें से 5100 केस, सही सुना आपने, 5100 केस 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद हुआ है। ये बिल्कुल साफ दिखता है, जैसा मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का ब्यौरा दिया थी कि 95% केस जो है वो विपक्ष से हुए हैं। 2013 से लेके अभी तक जब से इनकी सरकार है, मात्र 23 केसेस में कन्विक्शन हुआ है और केस इनने 1200 दर्ज किए। 1200 दर्ज करने के बाद 23 केसेस में कन्विक्शन आता है। ट्रिपल टेस्ट की गाइडलाइंस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अगर किसी को फ्लाइट करे तो कोई भाग सकता है, कोई टैंपरिंग ऑफ एविडेंस का डर हो कि कोई सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, और तीसरा इन्फ्लुएंस कर सकता है विटनेस को, जो गवाह है उनके साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकता है। तो इन 3 आधार पे ही, इन ट्रिपल टेस्ट के आधार पे ही बेल को रोकना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं ऐसा। ये बेल को रूल और जेल को एक्सेप्शन नहीं मानते, ये जेल को रूल और बेल को एक्सेप्शन मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये डरे हुए हैं। और जब, जैसे ही कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, वही रवैया भारतीय जनता पार्टी का है। अनुभव जी आएंगे भी, ममता जी से जवाब लेंगे आपकी बात का। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। ममता जी जवाब दीजिए अनुभव जी की बात का। जी, सबसे पहले तो ये बताऊंगी अनुभव जी को कि उन्होंने जब स्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा ये दे बताए कि तोते जैसा है सीबीआई। इसके पहले भी सीबीआई था जब कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 400 मामले ईडी में जो दर्ज हुए वो कांग्रेस के समय में हुए। तो ठीक है, ईडी अभी नहीं है, शुरू से है ईडी। और जो भ्रष्टाचार, मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी ने कहा है भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा,
और इसलिए ईडी यदि कार्यवाही कर रही है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रही है, ना कि कांग्रेस के खिलाफ। तो इनको डरना नहीं चाहिए। यदि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तभी डरेंगे, करप्शन किया है कहीं तभी डरेंगे, नहीं तो डरने की जरूरत क्या है। आपको यदि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आप डर क्यों रहे हैं। और सबसे बड़ी बात महादेव ऐप की बात थी, इसको बैन किसने किया? छत्तीसगढ़ सरकार को करनी चाहिए थी ना, वो नहीं किया, बल्कि केंद्र सरकार ने इसे बैन किया। और कांग्रेस शुरू से लेकर अब तक भ्रष्ट है। मोदी जी के मंत्रिमंडल तो 18 घंटे ईमानदारी से काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, परंतु ये कांग्रेस ने क्या किया? आप खुद देखिए इनके कार्यकाल में बोफोर्स घोटाला, रक्षा सौदा में दलाली, बोफोर्स में घोटाला, हर तरह के घोटाले। अभी छत्तीसगढ़ में आप देखिए गोबर में घोटाला, गोबर में 259 करोड़ का घोटाला आप कर रहे हैं। महादेव ऐप में खुलेआम जब आपकी सरकार की किरकिरी हो रही है, उसके पहले शराब में 2000 करोड़ का घोटाला। ये सब घोटाले की सरकार है और ये पूरी तरह से डर गए हैं कि अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और ये लोग डर कर बहाना बनाना पहले से शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल आएंगे अनुभव जी आपके पास। त्रिपाठी जी आपका रुख करते हैं। त्रिपाठी, जिस प्रकार से देखा जाए कि बीजेपी का कहना है कि जो भी कार्रवाई हो रही है कांग्रेस पर नहीं भ्रष्टाचार पर हो रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना, भूपेश बघेल का एक बयान हमने सुना था अभी, तो भूपेश बघेल कह रहे थे कि जो प्रेस नोट है ईडी जारी करती है, जो वीडियो है वो बीजेपी जारी करती है। क्या बीजेपी ही ईडी है, ईडी बीजेपी है? इस प्रकार के गंभीर आरोप कहीं ना कहीं भूपेश बघेल ने लगाए हैं। लेकिन बीजेपी का इस पर कहना है कि जो भी बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है इनको नहीं करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं, क्या कांग्रेस को इसको विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, पार्टी के रूप में तो कांग्रेस को विरोध करेगी, उसको अधिकार है जी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इस आरोप को निराधार बताएगी, उनका ये अधिकार है। सवाल कई चीजें क्या होती हैं कि मिक्स कर दी जाती हैं जी। कि जब राजनीतिक दल किसी चीज से फायदा प्राप्त कर रहे होते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, जब वही चीज उनके लिए दुखदाई होती है या उससे वो ट्रबल में आते हैं तो उसका विरोध करने लग जाते हैं। मैं नहीं समझता कि ये कोई तर्क है कि 5200 केसेस 14 से अब तक वो किए गए, रजिस्टर किए गए। ये इसके दोनों पहलू हैं। ये सापेक्ष तौर पर देखने की जरूरत नहीं है, ये निरपेक्ष है बेसिकली कि अगर कोई सरकार, इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है, दूसरी तरफ के लोग देख सकते हैं कि ये लोग ज्यादा प्रॉम्प्ट हैं, ये सरकार ज्यादा प्रॉम्प्ट है इसलिए केसेस दर्ज हो रहे हैं। पहले की सरकारें ईडी का उपयोग उस तरीके से नहीं समझ पाई कि ईडी इतनी शक्तिशाली संस्था हो सकती है भ्रष्टाचार रोकने के लिए। तो ये पहलू है, इस पर मेरा जाना नहीं है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं और न मैं इस बातों को तवज्जो देता हूं कि अभी क्यों ईडी ज्यादा एक्टिव हो गई, पहले क्यों नहीं थी। पहले की सरकारें उसको इस तरीके से नहीं समझ पाई कि ईडी इतनी शक्तिशाली हो सकती है भ्रष्टाचार रोकने में। त्रिपाठी जी, सवाल तो ईडी पर पहले भी उठते थे, तोता कहा जाता था ईडी सीबीआई को। नहीं देखिए, तोता, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट की एक सामान्य टिप्पणी आई थी। हमारे देश की जांच एजेंसियां जो बहुत दिनों से काम कर रही हैं, ठीक है, और सभी सरकारों में ये आरोप लगता रहा कि वो सरकार अपने हिसाब से उसका उपयोग करती है। लेकिन कुछ अर्थों में ये हो सकता है, कुछ केसेस में देखने में आया हो, लेकिन ये एजेंसियां हैं, काम करती हैं। इसके ऊपर विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, वो विपक्ष में है, वो उनको लगता है कि राजनीतिक नुकसान से, इस तरह के आरोपों से वो राजनीतिक नुकसान से बच जाएंगे, इसी का वो प्रयास करते हैं। अगर वही जो आज आरोप लगा रहे हैं, जब वो सत्ता में आएंगे तो उन्हीं एजेंसियों के जरिए उनको काम करना होता है और वो काम करते हैं। फिर जो लोग उस वक्त विपक्ष में होते हैं वो आरोप लगाते हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो आज ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ईडी और बीजेपी एक हो गई है या बीजेपी ईडी का काम कर रही है या ईडी बीजेपी का काम कर रही है। एजेंसियां हैं देश की, वो काम कर रही है। और ये भी बात सच है कि एजेंसियां हैं तो अदालतें भी हैं। अदालतों में वही गलत साबित होगा जो वास्तव में गलत होगा। इस देश की अदालतों पर इस देश के कॉमन मैन तक को भरोसा है। पता नहीं राजनीतिक पार्टियों को है नहीं है, वो लोग जाने, लेकिन इस देश के कॉमन मैन, एक निचले
तबके के हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, अशिक्षित हो, उसको भी इस देश की अदालतों पे भरोसा है। अगर एजेंसियां कोई गलत काम कर रही हैं तो अदालतों में वो साबित नहीं कर पाएंगी, और ऐसा कई बार हुआ है कि अदालतों ने इनकी धज्जियां उड़ाई हैं अगर कुछ गलत करके गई या अधूरा करके गई हैं। तो इस बातों पर ज्यादा बात करने की बजाय कांग्रेस और भूपेश बघेल सरकार को अगर वो नहीं किए हैं ऐसा, तो मजबूती से डट करके जनता के बीच जाने का समय है, उनके बीच जाएं और ईडी पर आरोप लगाने की बजाय जनता में ये अपनी क्रेडिबिलिटी फिक्स करें कि वो ऐसा नहीं है जैसा विपक्ष उनके ऊपर आरोप लगा रहा है। जी, मैंने पहले ही कहा कि विपक्ष के जो लोग हैं, भाजपा वहां विपक्ष में है छत्तीसगढ़ में, उनको एक हथियार मिल गया चुनाव के इस वक्त में, तो वो हथियार का वो उपयोग कर रहे हैं। अब ये हथियार सबूत और उसके जांच में कितना टिकेगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन आज की स्थिति में मैं पक्के से ये बात कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में अगर कुछ फ्लोटिंग वोटर्स हैं तो उनके लिए ये हथियार भाजपा अपनी तरफ उनको अपने इस हथियार के जरिए अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। अब भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल में जो काम किया, अनुभव जी आएंगे भी, अगर उस काम पर वो टिके रहेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए, और उस काम के जरिए वो लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं। ये मैंने बार बार कहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस एज के साथ गई थी छत्तीसगढ़ में, भाजपा को स्पष्ट पीछे दिख रही थी छत्तीसगढ़ में। अब ये लड़ाई उस पीछे से आगे आने की है भाजपा की। कांग्रेस को अपनी स्थिति को बरकरार रखने की चुनौती है, यही लड़ाई है। मूलतः ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं वो इसी का परिणाम है। अब देखना होगा कि एक फेज का चुनाव हो गया है, बहुत बम्पर वोटिंग हुई है छत्तीसगढ़ में। निश्चित तौर पर देश के किसी भी हिस्से में इतने प्रतिशत की जो वोटिंग हुई है छत्तीसगढ़ में, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो इस लिहाज से भूपेश बघेल को और भाजपा दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं इस मामले में कि भूपेश बघेल कह रहे हैं उनके कामों के प्रतिफल के तौर पर ये वोटर टर्नआउट हुआ है, भाजपा कह रही है कि ये भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार से तंग आकर के वोटर टर्नआउट है। लेकिन इसका ये अलग विश्लेषण है। मूलतः आरोप प्रत्यारोप में जाने की बजाय अगर विपक्ष आरोप लगाए तो सरकार को उसी तरह के आरोपों में पड़ने की बजाय स्पष्ट तौर पर अपने कामों की बात करनी चाहिए, और अगर निराधार मानती है तो सिरे से खारिज करे। बिल्कुल, अनुभव जी आएंगे आपके पास, अनुभव जी आएंगे आपके पास, पूरा जवाब लेंगे आपसे जो कुछ कहना चाह रहे थे आप। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, मेहमानों का रुख करते हैं। अनुभव जी बात पूरी करिए अपनी। जवाब देना चाहता हूँ जी। एक तो त्रिपाठी जी कह रहे थे कि कार्रवाई ज्यादा होती है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो निष्पक्ष नहीं है, और ये तो बात अच्छी है। कार्रवाई अगर ज्यादा करती है कोई एजेंसी, जांच एजेंसी हो या किसी भी प्रकार की सरकारी एजेंसी हो, तो उसका स्वागत है। जिसमें भी देश की तरक्की है, जिसके भी कार्रवाई में देश का भला है, उसके साथ किसी भी पार्टी से परे होके लोगों को उसका साथ देना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कार्रवाई अगर बढ़ रही है तो जरूरी नहीं, लेकिन ईडी का अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा कि ये किस तरीके से प्रेजुडाइज, बायस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री ये बयान देते हैं कि शांत रहिए। जब हल्ला हो रहा था राज्यसभा में, तो राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं शांत रहिए वरना ईडी घर आ जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता। उसके अलावा ओम माथुर जो बीजेपी के प्रभारी हैं, वो कहते हैं कि आप चुनाव तक देखिए क्या क्या होता है। ये इन्होंने मेरे ख्याल से 1 या 2 महीने पहले ये बयान दिया था कि आप चुनाव तक देखिए, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। इस तरीके की जब बयानबाजी आती है, और जैसा कि मैंने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का ब्यौरा दिया कि 95% जो केसेस दर्ज हुए हैं वो विपक्ष के नेताओं पे हुए, तो इससे बिल्कुल साफ सिद्ध होता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगर नहीं होता तो जैसा मैंने कहा, हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे शिवेंदु अधिकारी हो, इन पे भी कार्रवाई की होती। इन पे तो केस पहले से रजिस्टर्ड है। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग की, मनी व्हाइट वॉशिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे या शिवेंदु अधिकारी को आपने व्हाइट वॉश कर दिया? आप वॉशिंग मशीन है क्या ईडी या बीजेपी? इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती?
आप इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखें, यहाँ तो फिर भी चलिए पैसों की बात है, बहुत बड़े पैसों की बात है, मानता हूँ, लेकिन 70 से अधिक लोगों की जान जाती है व्यापक घोटाले में। पैसा तो वापस आ जाएगा, जिसकी जान चली जाती है उसकी जान तो आप कितने भी पैसों में वापस नहीं ला सकते। जिस वारदात में 70 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है और सबका नेचुरल कॉज आता है डेथ का, ये इसकी व्यापक घोटाले की कार्रवाई क्यों नहीं करती? अगर दूसरी बात जो ये कह रहे थे, ममता जी कह रही थी कि कांग्रेस नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अगर वाकई में आपकी कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो मुझे ये बताइए कि प्रमुख भगौड़े आर्थिक अपराधी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के तहत विजय माल्या कैसे भाग जाते हैं, नीरव मोदी कैसे भाग जाते हैं, हितेश नरेंद्र भाई पटेल ये कैसे भाग जाते हैं, जाकिर नायक जो हेट स्पीच का भी केस है उनसे और पैसों का भी केस है, वो कैसे भाग जाते हैं, मेहुल चौकसी कैसे भाग जाते हैं। इस प्रकार की कार्रवाई से बिल्कुल साफ सिद्ध होता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बिल्कुल अनुभव जी, समय की कमी है, अनुभव जी वापस आइए, समय की कमी है, जवाब लेते हैं। जी ममता जी से जवाब लेते हैं। ममता जी, अगर ये ममता जी जो कह रही थी तो घोटालों की, तो पनामा पेपर में वर्जिन आइलैंड में जाके डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे ने कंपनी खोल के पैसा जमा किया। 36,000 करोड़ का नान घोटाला हो, पनामा घोटाला हो, मोआ हो, कुलपुरी चावल हो, आखोड़वा कांड हो, नसबंदी कांड हो, पोरा भाई हो, फर्नीचर घोटाला हो, आबकारी घोटाला हो, झलकी घोटाला हो, चौबे कॉलोनी में जमीन हड़पना हो, रतन जोत घोटाला हो, चिटफंड घोटाला हो, स्काई वॉक घोटाला हो, ये तो आपकी अनुभव जी बहुत सारे घोटाले गिना दिए आपने, जवाब ले लेते हैं ना, समय ज्यादा नहीं है। अनुभव जी जवाब ले लेते हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? अनुभव जी जवाब ले लेते हैं। ममता जी, विकास की बात को इनको घोटाला नजर आ रहा है। घोटाला तो आपको भी नजर आता है ना, घोटाला तो आपको भी नजर आता है। देखिए ममता जी, हाँ मैं ये कह रही हूँ कि ये लोग घोटाले की बात कर रहे हैं, खुद अपना कितना घोटाला, जो हमारा विकास है उसको ये घोटाला कर रहे हैं। अच्छा, जो व्यापम घोटाला जो व्यापम घोटाला बताया आपका विकास था, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने क्या विकास किया? घोटाले के अतिरिक्त इन्होंने काम क्या किया ये बता दें, कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर बता दे, कहीं बता दे इन्होंने काम क्या किया। हर चीज की बात ये कर रहे हैं, भगोड़ों की बात कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट देखिए। राहुल गांधी से उनके क्या संबंध है ये जग जाहिर है, और उसके बाद भी कांग्रेस जो है बोलते हैं ना कि चादर ओढ़ के घी पीना। देखिए ममता जी, आप गोल घुमा रही, जो घोटालों की बात की उस पर आप जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी पहुंच गई आप। मैं जवाब दे रही ना, इनको बता रही ना कि घोटाले इन्होंने किए हैं। स्काई वॉक कर रहे हैं, स्काई वॉक में ये लोग बोल रहे कि पब्लिक ऑन द डिमांड, तो पब्लिक कौन कौन से पब्लिक को पूछे? न खाऊंगा न खाने दूंगा, विदेश से काला धन लौटाऊंगा, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था। उल्टा 36,000 करोड़ का घोटाला अलग हुआ। पनामा पैराडाइज पेपर में किस मुख्यमंत्री का नाम है? चलिए अनुभव जी रोकेंगे आपको, अनुभव जी ममता जी रोकेंगे आपको। ममता जी समय की कमी है, रोकेंगे माफी के साथ आपको। ममता जी आपने अपना कीमती समय एनएमई न्यूज को दिया, आपका धन्यवाद। साथ ही अनुभव शुक्ला जी कांग्रेस जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद। आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद। राष्ट्रधर्म में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएमई न्यूज। नमस्कार।